Yes, so what is total? What is 6.75. 6.75. Okay. 6.75. Now you come in the format. फॉर्मेट निकालिए, उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के इनर कॉलम में लिखिए 6.75. हाँ, वर्किंग नोट नंबर 2. बोलो. ठीक है. 2. यस, वर्किंग नोट नंबर 2. अब आ जाओ क्वेश्चन में वापस. वेजेस के बाद था डिस्काउंट. अब मैं ना डिस्काउंट तो आप बोलोगे मैम दोनों होते हैं, एक डिस्काउंट रिसीव भी होता है, एक डिस्काउंट अलाउड भी होता है. तो ये कौन सा है? ये मैं डेबिट बता रही क्रेडिट देख के. वेरी गुड, वेरी नाइस. डेबिट क्रेडिट देखकर पता चलता है ये अलाउड है कि रिसीव्ड है. ये रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ. डिस्काउंट रिसीव्ड अगर क्रेडिट में दिया होता है ना, डिस्काउंट अगर क्रेडिट में दिया होता है दैट मीन्स इट इज रिसीव्ड. इट इज माई इनकम बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये तब भी इनकम होगा जब मुझे मिला होगा. आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए फायदा होता है ना, इनकम होती है. 0.30 ये इनकम कहाँ जाएगी? ये इनकम है, कहाँ जाएगी इनकम? यहाँ देखो दो इनकम है. वेरी गुड, ठीक है. प्रॉफिट बिफोर. अरे अदर इनकम मेरी माँ, अदर इनकम्स. ये जाएगा आपका अदर इनकम्स में. रुको, अदर इनकम्स में और भी कोई इनकम है क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है ये देखो आप जो बोल रहे हो ना शिवानी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल नहीं. उसमें जाएंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. अदर इनकम में जाएगा. हाँ. डिस्काउंट आपका, एक तो ये डिस्काउंट है, मतलब मेरे पूछने का मतलब क्या है कि आपका अदर इनकम में सिर्फ डिस्काउंट ही जा रहा है कि और भी कोई इनकम है जो जा रही है? एक बार चेक तो करो, और भी कोई इनकम है? क्रेडिट साइड देखो कि कोई इनकम है क्या जो यहाँ जाएगी. नहीं. हाँ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेकिन वो यहाँ नहीं जाएगा. वो कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में. यस. तो जाओ डिस्काउंट लिख दो सीधा 0.30. एक ही आइटम है ना, कोई वर्किंग नोट नहीं. तो अदर इनकम्स के इनर कॉलम में लिखो 0.30. हाँ, ब्रैकेट में लिख दो डिस्काउंट रिसीव्ड. अदर इनकम्स के ब्रैकेट में लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड 0.30. लिखा. नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड. कैरेज म्यूट म्यूट. लांब बघू नको. वैशाली बेटा म्यूट. जब कुछ बोलना हो तो अनम्यूट कर देना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड मेरा एक्सपेंस होता है. यस, एम आई राइट? कैरेज इनवर्ड मेरा एक्सपेंस होता है, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, एक्सपेंस होता है. लेकिन हाँ. कैरेज एक्सपेंस होता है. ठीक है. नाउ इनवर्ड मीन्स while purchasing the raw material I लाने have के टाइम पे. incurred the expenses which is known as carriage inward. While selling the goods out in the market I incur the expenses known as carriage outward. Carriage outward. Yes, this is the difference between inward and outward. So this is inward, this is related to raw material. अब हमारे पास तो रॉ मटेरियल नहीं है, तो फिनिश गुड्स. जब हम फिनिश गुड्स को खरीद के दूसरे कंट्री से, दूसरे सिटी से, दूसरे स्टेट से जब हम गुड्स को मंगा रहे थे, तब हमने गुड्स के ऊपर खर्चा जो किया, इनवर्ड मतलब खरीदना, आउटवर्ड मतलब बेचना. खरीदने के टाइम पे खर्चे किए ना, उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड. लेकिन जाएगा कहाँ ये कैरेज इनवर्ड? कहाँ जाएगा? Cost of material consumed. ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन अब तो क्योंकि रॉ मटेरियल तो देखो है ही नहीं ना, समझ रहे हो आप? रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, तो अब कहाँ जाएगा ये? अदर एक्सपेंस. अदर एक्सपेंस. हाँ जी, अदर एक्सपेंसेस. लेकिन रुक जाओ, और भी कोई आइटम है जो अदर एक्सपेंसेस में जाने वाला है? देखना पड़ेगा. देखो देखो फटाफट. ठीक है. हाँ, अदर एक्सपेंसेस बताओ.
Rent. वेरी गुड, रेंट। नंबर 2 रेंट। और कौन सा है? ध्यान से देखो, हाँ, एक एक आइटम। गलती नहीं है। लॉस बाय थेफ्ट नहीं, हाँ, लॉस बाय थेफ्ट तो मेरा एक्स्ट्रा आगे बोला में जाएगा। ये ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं होते। मैम 2 है। 2 ही है ना, चलो वेरी गुड। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हो। मेरे से मिस्टेक हो, छूट जाए कोई आइटम तो आपने नोट करना है, ठीक है? फिर नहीं बोलना मैम ने नहीं बताया। कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा? एक तो रेंट और दूसरा कैरेज इनवर्ड, दोनों को प्लस Carriage करिए। inward. नहीं, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, 2 है ना। चलो वर्किंग नोट नंबर बोलो। वर्किंग 3. नोट नंबर 3. 3। हाँ, लिखो। वर्किंग नोट नंबर 3 अदर एक्सपेंसेस, हेडिंग अंडरलाइन, उसके नीचे लिखो कैरेज इनवर्ड 0.50, रेंट 0.60, रेंट 0.60, दोनों को ऐड करने से कितना मिला? 1.1. ठीक है, 1.1 को आप लेके आइए अदर एक्सपेंसेस के इनर कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो क्रेडिट में दिया हुआ है, क्रेडिट में कैसे हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जाएगा, ओके ठीक है, फाइन, 2 ही है, बराबर है, 2 ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटम क्या था? डिस्काउंट हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फर्नीचर इस पे एडजस्टमेंट थी, हम बाद में करेंगे। सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, शेयर कैपिटल इस पे एडजस्टमेंट थी तो सही, लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि मेरा एक शेयर 5 रुपीज़ का है। ठीक है, हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे, शेयर कैपिटल के नीचे ब्रैकेट में। तो अब आ जाओ, शेयर कैपिटल कितना है आपका? 10, मतलब 10 लैक्स है वो, पर हमने लैक्स लिखा हुआ है। तो आइए बैलेंस शीट में आ जाइए, बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में आपने लिखा है शेयर होल्डर फंड्स, उसके नीचे लिखा है शेयर कैपिटल, उधर ब्रैकेट में लिखिए 5 रुपीज ईच शेयर, या फिर 5 रुपीज पर शेयर। शॉर्टकट लिखो, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 5, नहीं, फेस, या फिर ब्रैकेट में लिखो फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर ₹5, फेस वैल्यू पर शेयर ₹5। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, बस एडजस्टमेंट खत्म। अब आउट इनर कॉलम में लिखिए 10, शेयर कैपिटल के इनर कॉलम में लिखेंगे 10, हो गया। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है तो जाएगा बैलेंस शीट के असेट्स में। कुछ नहीं बोला तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब नॉन करंट एसेट्स। पहले तो ये जाएगा असेट्स में, दूसरी बात ये नॉन करंट है, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में आपको याद है सेकेंड नंबर फिक्स्ड एसेट्स के नीचे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर से बोल रही हूँ, नॉन करंट असेट्स के नीचे, फिक्स्ड असेट्स के भी बिल्कुल नीचे आपके पास लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये वहां जाएगा 2 इनर कॉलम, यस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 2, बस आपको सिंपली लिखना है 2, कुछ भी नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, हाँ, ये कहाँ से? डेटर्स के साथ बिल्स रिसीवेबल्स होता है, क्रेडिटर्स के साथ बिल्स पेबल होता है, और सम में दिया हुआ है, मतलब हमको दोनों को ऐड करके लिखना है, कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। हम क्या करेंगे सुनो, पहले डेटर्स उठाओ 2.75, उसके साथ नीचे बिल्स रिसीवेबल्स देखो है, हाँ है, 0.50 है, दोनों को कैलसी में ऐड करो, 2.75 डेटर्स प्लस 0.50 बिल्स रिसीवेबल्स, कितना आता है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स का टोटल? 3.25 आ रहा है क्या? हाँ, 3.25 को डालेंगे बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में। ध्यान से सुनो, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स सेकंड नंबर आइटम था क्या, जितना मुझे याद आ रहा है? नहीं, third. थर्ड, थर्ड ओके। था। ट्रेड रिसीवेबल्स में
ब्रैकेट में लिखो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, वर्किंग नोट मत बनाओ, ब्रैकेट में लिखेंगे डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स और इनर कॉलम में उसका टोटल मैम फर्नीचर का डिफिकल्ट करो ना। 3.25। मैम मैम Now we have creditors and bills payables. मैम What is the amount of creditors? 1.75 and bills payables 0.70. What is the total? 2.45. 2.45. So this 2.45 will go in current liabilities under the subheading of trade payables. Current liabilities, trade payables, inner column 2.45. ट्रेड पेबल्स के ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इन द ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हो गया। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, छोड़ दो, बाद में करेंगे। कैश एट बैंक, तो आपको चेक कर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा ये, तो आपको चेक करना पड़ेगा कोई बैंक बैलेंस भी है क्या। देखो बैंक बैलेंस है, नहीं है, एक ही है आपके पास कैश, तो सीधा आप जाएंगे करंट एसेट्स में, उसमें आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पॉइंट है, आई थिंक 4th या 5th वाला हेड सब हेडिंग है। 4th। हाँ 4th, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनर कॉलम में लिखेंगे, रुको, कैश है आपका, कैश है आपका 0.60, कैश है आपका 0.60, ठीक है, कैश 0.60। नेक्स्ट जीआर, जनरल रिजर्व है आपका 2, ये जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऊपर ऊपर शेयर होल्डर फंड्स का जो सेकेंड नंबर आइटम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये वहां जाते हैं। पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बनाओ वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, हेडिंग लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, लिखो जीआर। जीआर कितना है आपका 2, राइट हैंड साइड में लिखो 2। अब रुक जाओ, इसके अलावा और कोई आपको दिख रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक बार देखो तो, दिख रहा है, जल्दी बोलो। यस, नहीं 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 है, नहीं है, तो फिर आपने, फिर आप पूछोगे आपने क्यों बनवाया हमसे एडजस्टमेंट वर्किंग नोट, जबकि कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और कोई और आइटम भी नहीं है, तो हम क्यों बना रहे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस का वर्किंग नोट। हम तो डायरेक्ट डाल सकते थे जीआर को। ये डाउट आया कि नहीं आया, हाँ आया ना। हाँ, हाँ ये डाउट मैं आपको तब क्लियर करूंगी ना जब पीएनएल खत्म होगा। देखो सारा कुछ खत्म करेंगे हम, पीएनएल खत्म करेंगे, जब हम पीएनएल को खत्म करते हैं तो क्या निकलता है उसमें से, नेट प्रॉफिट, और वही नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के रिजर्व्स एंड सरप्लस में। याद आया, याद आया। हाँ जब तक पीएनएल को पूरा नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, we will not get net profit, and until we get net profit, how we will close balance sheet, how will the balance sheet be tallied without net sorry, without net profit balance sheet will not get tallied. Is it clear? So now this working note number 4 has to be I mean we have to leave it in between. अब इसको छोड़ना पड़ेगा, आधे में छोड़ दो, 2-3 लाइन छोड़ दो इस रिजर्व्स एंड सरप्लस के वर्किंग नोट के लिए, आधे में छोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आधे में ही छोड़ा जाता है इसको, हमेशा ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट, जीआर को भी छोड़ दो, डालना नहीं है आपको मेन फॉर्मेट में, रुक जाओ। बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल्स हो गया। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कोई एडजस्टमेंट नहीं था, आ जाइए बैलेंस शीट में, बताओ बैलेंस शीट में कहा, वेरी गुड।
असेट्स के Intangible assets. वेरी गुड, असेट्स में जाएगा नॉन करंट एसेट्स के हेडिंग के फिक्स्ड असेट्स में इंटेंजिबल वाला आइटम। सब कुछ बता रही हूँ मैं, फिर भी मिस्टेक करोगे ना तो मेरी गलती नहीं है। नॉन करंट एसेट्स में आ जाइए, उसमें फिक्स्ड असेट्स के नीचे सेकंड हेडिंग है इंटेंजिबल। रुको, और कोई इंटेंजिबल है क्या? तो प्लस करके लिखना पड़ेगा। नहीं है तो सीधा लिखो पेटेंट्स 0.50, नहीं सॉरी, पेटेंट्स है आपका 5, पेटेंट्स है आपका 5 मतलब 5.00। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 0.5 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपका होता है फाइनेंस एक्सपेंस। ये पहली बात तो एक्सपेंस है, डेबिट साइड लिखा हुआ है, ये एक्सपेंस है। जो मैं डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करती हूँ ना, ये मेरा एक्सपेंस है। अच्छा, ये कौन सा इंटरेस्ट? हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस, Other current liabilities. नो नो, नहीं नहीं, लाइबिलिटी नहीं है ये बच्चा। लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट साइड होता है। देखो, अगर ये डेबिट साइड है तो मतलब ये या तो असेट होगा या तो एक्सपेंस होगा। क्रेडिट हाँ, साइड है या तो ये इनकम होगा या तो ये मेरा लाइबिलिटी होगा। देखो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो, ध्यान दो। देखो, यही मिस्टेक होती है। मैम। हाँ, रुको, पहले मैं क्लियर करूं फिर बोलो आप। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट साइड है, तो डेबिट में तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एक्सपेंसेस या तो असेट्स। ठीक है, अब ये असेट हाँ, तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कभी कोई असेट होता है नहीं, मतलब ये एक्सपेंस है ना। हाँ बराबर है ना, आप सोच के भी देखो लॉजिकली। जो मेरे डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको मुझे हर 6 महीने, हर 3 महीने में इंटरेस्ट पे करना इंटरेस्ट है। देना है। हाँ, हाँ, तो ये मेरा एक्सपेंस है। अच्छा, ये एक्सपेंस है तो जाएगा पीएनएल में, असेट होता तो जाता बैलेंस शीट पे, एक्सपेंस है तो जाएगा पीएनएल में। अच्छा, पीएनएल में एक्सपेंसेस में कहाँ जाएगा? फाइनेंस एक्सपेंसेस, याद रखो। हाँ मुझे पता है एसवाई का लेक्चर है अभी, आई नो, बस मैं खत्म ही कर रही हूँ आपका ये। फाइनेंस कॉस्ट में ना। हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, लेकिन और कोई आइटम नहीं है तो सीधा हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को डायरेक्ट 0.50 लिखेंगे। करके, हाँ जी, इनर कॉलम। डिबेंचर्स जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी है ये डिबेंचर्स। जाओ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी, ध्यान से सुनो, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें लिखो 4, क्योंकि ये एक ही आइटम है और कोई आइटम ही नहीं है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। 4.00 इनर कॉलम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। स्टाफ वेलफेयर हो गया था, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हो गया था। अब आ जाओ लॉस बाय थेफ्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब क्या करना है सुनो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। तो अब क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। बनाओ वर्किंग, आपने ना वर्किंग नोट नंबर 4 आधे में छोड़ा है, उसके लिए 2-3 लाइंस छोड़ देना। लिखो वर्किंग नोट नंबर 5, extraordinary items, be quick, extraordinary items, underline it, now write down profit on sale of fixed assets. This is my income. Profit on sale of fixed assets 1.25 on the right hand side. Next to the line of profit and loss you have to write less loss by theft, less loss by theft। अब समझ में आया कैसे लिखना है दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पर एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो प्रॉफिट में से लॉस को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। माइनस लेस करेंगे। 0.80 ब्रैकेट में डाल के फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है। 1.25 माइनस 0.80, 0.45। 0.45, वेरी गुड। तो आप अब आ जाओ पीएनएल में, आपने लिखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जहाँ पे पीएनएल में देखो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखा है आपने, हाँ, वहां पे जाकर लिखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के इनर कॉलम में, देखो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के इनर कॉलम में लिखो 0. क्या था 45। ठीक है, प्लस में ही है ना, 0.45 प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस नहीं, में आया, प्लस में। तो रहने दो बस, प्लस में ही रहने दो।
अगर समझो माइनस में आया था तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट्स हम कल करेंगे। अभी ये सब आधे में छोड़ दो, एडजस्टमेंट्स कल करेंगे क्योंकि अब मेरा SY का ना 12:10 से लेक्चर था, ऑलरेडी मैं 5 मिनट्स लेट हूँ। ठीक है, शैल आई एंड द चलेगा लेक्चर? मैम। हाँ जी, हम लोग कल यस मैम। करेंगे एडजस्टमेंट्स, कल करेंगे। ओके ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू। बाय बाय बेटा।